Hello students, I am your chemistry teacher Mrs. Raksha Khare. Welcome back. This is the sixth part of the lesson water. In this video we are going to cover the question answers or remaining question answers of the chapter water. Okay. So we have already finished up to question number 10 in the previous video. Now we have to start from question number 11. So let's begin. What is a solubility curve? State two applications and two benefits of the solubility curve. ठीक है, and the answer is given on the page number 38. So open page number 38. 38 आप लोग खोलेंगे पेज नंबर, it is here. Applications or uses of solubility curves ये दिया हुआ है. ठीक है, आपको दो ही यूज़ बताने हैं, तो आप मेडिकल और केमिस्ट एंड रिसर्च वर्क्स के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, ये दो हो गए आपके मेडिकल के बारे में. मेडिकल से स्टार्ट करेंगे, ड्रग प्रिपरेशन तक लिखेंगे. केमिस्ट से स्टार्ट करेंगे, सोर्सेज तक लिखेंगे. ये आपके दो यूजेस हो गए. ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 11 यहाँ पे फिनिश्ड हो जाता है. सॉरी, आंसर नंबर 11 में आपके दो क्वेश्चन हैं. अगेन सॉरी, व्हाट इज़ अ सॉल्युबिलिटी कर्व. पहले तो आपको व्हाट इज़ अ सॉल्युबिलिटी कर्व बताना है, तो आपका आंसर यहाँ पे है, उसी पेज नंबर 38 पे ही दिया हुआ है. If the solubility of a solute in a given solvent are plotted against their respective temperature, a graph showing the effect of the temperature on solubility of the substance is obtained. This graph is called solubility graph और curve. तो if the solubility से लेकर के ग्राफ और कर्व तक होगा डिफाइन solubility, देन उसके जो एप्लीकेशंस बताने हैं तो वही नीचे दिया हुआ है मेडिकल और केमिस्ट में. तो मेडिकल का पूरा लिखेंगे, केमिस्ट का पूरा लिखेंगे आप एप्लीकेशंस. ठीक है, समझ में आ गया. ओके. Now question number 12. Give the influence of pressure, temperature on the solubility of gases in water. ठीक है, आपको solubility of gases water में उसका pressure और temperature बताना है. तो पेज नंबर 39, ओपन पेज नंबर 39. ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas in water, gases in water. ठीक है, an increase in the pressure on the surface of water causes increase in solubility of gas in water. ठीक है ना, ये आपका आंसर नंबर 12 का पहला होगा. प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे एंड इंक्रीज से लेकर के इन वाटर तक, ये आप पूरा लिखेंगे. ठीक है, एंड देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है ऑन solubility of gas in water, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर causes डिक्रीज इन solubility of gas in water. ठीक है, तो एन टेम्परेचर का लिखेंगे एंड इंक्रीज से लेकर के इन वाटर तक. ये आपका आंसर नंबर 12 हो गया. ठीक है, नाउ आंसर नंबर 13. स्टेट द रीजन वाई बॉइल्ड वाटर टेस्ट फ्लैट. अ सोडा वाटर बॉटल ओपन्स विद अ फिज. ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि क्यों बॉइल्ड वाटर का फ्लैट हो जाता है टेस्ट, और जब सोडा वाटर को हम ओपन करते हैं तो वो एक फिज के साथ में ओपन होता है. ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर्स आपके पेज नंबर 39 में दिए हुए हैं. ओपन पेज नंबर 39. चलिए हम लोग 39 पेज नंबर ओपन करते हैं. ओके ना, हाँ, इट इज़ गिवन ओवर हियर. ऑन बॉइलिंग वाटर लूजेज इट्स टेस्ट. तो पहले वाले का आंसर होगा कि वाई बॉइल्ड वाटर टेस्ट फ्लैट में आप लिखेंगे वाटर कंटेन सॉल्युबल गैसेस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टेस्ट ऑफ वाटर. वाटर क्या करता है कि कई सारे सॉल्युबल गैसेस कंटेन करता है जो उसके टेस्ट को बढ़ाते हैं. मतलब वाटर में जो टेस्ट आता है वो कई सारे सॉल्युबल गैसेस के कारण आता है. ठीक है, जब आप उस वाटर को बॉईल करते हैं तो वो पूरे के पूरे गैसेस क्या होते हैं, वो उड़ जाते हैं उस जगह से, टेम्परेचर में वापस एयर में जाके मिल जाते हैं. तो क्या होता है, फिर वो जो उसका टेस्ट होता है वाटर का वो वहाँ से गायब हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम वाटर बॉईल करेंगे तो गैसेस सारी उड़ जाएंगी वाटर वेपर के फॉर्म में, और हमारा वाटर का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा. पर जब वापस ठंडा हो जाएगा वाटर तो वो गैसेस फिर से वापस मिल जाती हैं और हमें वाटर का टेस्ट फिर से आने लगता है. तो आप इसका आंसर लिखेंगे वाटर कंटेन से लेकर के एयर इन वाटर तक. ठीक है, आंसर नंबर 13 का फर्स्ट आपको पता चल गया. आंसर नंबर 13 का ये फर्स्ट है, वाई वाटर टेस्ट बॉइलिंग वाटर टेस्ट फ्लैट, वाटर कंटेन से लेकर के एयर इन वाटर तक. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है सोडा बॉटल में फिज क्यों होता है जब हम खोलते हैं. तो सोडा कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर एंड अंडर प्रेशर से लेकर के एफ्रेवेंस तक. ठीक है ना, एफ्रेवेंस तक लिखेंगे. सोडा कंटेन से लेकर के मोर एफ्रेवेंस तक. क्लियर हो गया, ये आपका आंसर नंबर 13 का सेकेंड है. ठीक, ओके.
Now back to the question. Question number 14. What is meant by the terms crystal, crystallization, seed crystal? Explain with example. It is given on the page number 40. आंसर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पेज नंबर 40 में दिया हुआ है. हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड द एक्सेस सॉलिड इज जनरली थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ डेफिनाइट जियोमेट्रिक शेप. द पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल्स. क्रिस्टल हो गया. दूसरा आपको पूछा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. द प्रोसेस बाय विच क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड और डिपॉजिटेड फ्रॉम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन कूलिंग जेंटली इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन भी हो गया आपका. ठीक है, दो चीज़ आपको पूछा है, क्रिस्टल क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म्स क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइजेशन. थर्ड आपका सीड क्रिस्टल. पेज नंबर 40 में वापस आइए. सीड क्रिस्टल दिया हुआ है. अ वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल टाइड ऑन टू द अदर एंड ऑफ द कॉटन थ्रेड. दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड सीड क्रिस्टल. फिर से देख लीजिए. अ वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल tied on the other end of the cotton thread. This crystal is called seed crystal, which is suspended in the cooled saturated solution. क्लियर हो गया. जितना पेंसिल से मार्क किया है मैंने बस उतना ही लिखिएगा सीड क्रिस्टल की डेफिनेशन. ठीक है, समझ में आ गया. सीड क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टल, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई. ठीक है, चलो. आंसर नंबर 14 यहाँ पे ख़त्म हो गया. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स उसमें लिखा था, नीचे वहीं पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आपके. पेज नंबर 40 में ही देखिए सबके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. आप कोई सभी ये क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल हो गए, क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे सीड क्रिस्टल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं. आप तीनों में से एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. डिफाइन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. पेज नंबर 41 पे दिया हुआ आंसर. पेज नंबर 41. Water of crystallization. Answer number 15. The fixed number of water molecules which enters into a loose chemical combination with the substance when the substance is crystallized from its hot saturated solution is called water of crystallization. ये आपका क्या होता है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो आंसर नंबर 15 आपका दिया है. द फिक्स नंबर से लेकर के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक. आप ये डायग्राम बना लेंगे इसमें. ठीक है, डायग्राम कंपलसरी है. जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ वहाँ आपको डायग्राम बनाना है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस क्रिस्टल्स विद एग्जांपल्स. स्टेट 3 डिफाइन चेंजेस विच अकर व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड. पेज नंबर 41 पे है आंसर नंबर 16. ठीक है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस और एनहाइड्रस सब्सटेंस, ये आपका डिफ्रेंशिएट दिया हुआ है. कंटेन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डज नॉट कंटेन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वाटर यहाँ पे ऐड कर लेंगे. देन सेकेंड डिफरेंस आपको एग्जाम्पल लिख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है आपका. देन उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे. ब्रू क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रस. सेकेंड क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार हम लोग क्या पूछा है 16 में. विद एग्जाम्पल्स हो गया, दोनों का डिफरेंस बता दिया हमने एग्जाम्पल से. स्टेट 3 डिफाइंड चेंजेस विच अकर व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड. जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हम हीट करते हैं, ये देखो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, ये आपके चेंजेस आ रहे हैं. और जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं तो हमारे पास चेंजेस क्या आ रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं. तो इन दोनों के चेंजेस आप जब हीट करना, आप ये इक्वेशन लिखेंगे दोनों की और चेंजेस क्या हैं ये टेबल में शो करेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ come to next question. Question number 17. Washing soda and iron chloride are separately exposed to the atmosphere. State the observations seen, the phenomena which occurs, the reason for the phenomena occurring in each case. Would a similar phenomena occur in case of exposure of common salt? Explain giving reasons. Answer number 17 जो है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको लिखवा रही हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए. आंसर नंबर 17. सो इट इज़ हियर. पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जर्वेशन है. आंसर नंबर 17 है. फर्स्ट नंबर डालेंगे ऑब्जर्वेशन, फिर लिखेंगे वॉशिंग सोडा,
देन फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे लूजेस इट्स मॉइस्चर, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे बिकम्स एमॉर्फस, थर्ड में लिखेंगे कोटेड विद वाइट पाउडर, ठीक है। आयरन क्लोराइड में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, डिजॉल्व इन मॉइस्चर, चेंजेस टू लिक्विड स्टेट। फर्स्ट सेकेंड, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है। डिजॉल्व इन मॉइस्चर, चेंजेस टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में फेनोमेना पूछा है, तो इन केस ऑफ वॉशिंग सोडा फेनोमेना इज एफ्लोरेसेंस एंड इन केस ऑफ आयरन क्लोराइड द फेनोमेना इज डेलिक्वेसेंस, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 17 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। फिर पूछा है कि NaCl के लिए सेम कंडीशन रहती है, तो इसका आंसर लिखेंगे नो इन केस ऑफ कॉमन सॉल्ट, NaCl को हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, नो सच फेनोमेना कैन अकर as it is anhydrous salt and does not contain water of crystallization. When NaCl contains impurities of calcium and magnesium chloride deliquescent, it absorbs moisture from the atmosphere and becomes sticky and wet, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 17 यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। नाउ आंसर नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे, वाई इज फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड एंड नॉट पोटेशियम क्लोराइड केप्ट इन द डेसिकेटर। ये आपका पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 43 हम लोग ओपन करेंगे। हाँ, आंसर नंबर 18 पेज नंबर 43 में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड से लेकर के आप सब्सटेंसेस तक लिखेंगे, ठीक है। फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड से लेकर के आप कहाँ तक लिखेंगे, सब्सटेंसेस तक। ये आपका आंसर नंबर 18 हो गया, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 19 नाउ, हाउ डज फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड डिफर फ्रॉम आयरन क्लोराइड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, हाउ डज फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड डिफर फ्रॉम आयरन क्लोराइड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। ये आपका आंसर बुक में गिवन नहीं है, मैं आपको लिखवा रही हूँ आंसर नंबर 19। देखिए, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड इज hygroscopic substance, absorbs moisture from atmosphere like FeCl3 but does not change its state. On the other hand, FeCl3 on absorbing moisture changes to liquid state, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 19, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, concentrated H2SO4 act as a drying agent and a dehydrating agent. Explain and differentiate the words in italics. आपको डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट के बीच में डिफरेंस बताना है। सो अगेन नोट डाउन करिए, ड्राइंग एजेंट क्या होता है, इट इज़ अ केमिकल विच रिमूव्स मॉइस्चर एंड एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस विच इज़ नॉट केमिकली बाउंड टू इट, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग क्या होता है, इट रिमूव्स वाटर विच इज केमिकली बाउंड टू अ सब्सटेंस, इट ऑल्सो रिमूव्स एलिमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम कंपाउंड्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। देन डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो कॉलम बनाएंगे आप, एक तरफ ड्राइंग एजेंट लिखेंगे, एक तरफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिखेंगे। ड्राइंग में इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस, डिहाइड्रेटिंग में इट रिमूव्स एलिमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सब्सटेंस, ओके। Second difference, it does not change the chemical nature of substance. Dehydrating में it changes the chemical composition of a substance. Okay, this is the difference between drying and dehydrating agent. Okay, so यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक फिनिश्ड हो गए हैं। नेक्स्ट जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी आपको मार्क करवाए हैं, ये सारे के सारे आंसर्स के साथ में आपको PDF के फॉर्म में फिर से सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप में, ओके। नोटेड डाउन, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर के 20 तक में आपको कॉपी में करना है। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।